सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने स्वर और उनका वर्गीकरण पढ़ा था और इस वीडियो में हम व्यंजन और उनके वर्गीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे व्यंजन क्या होते हैं। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला का, क्या बोला? का। अब जो हमने का बोला तो ध्यान से इसको सुनेंगे तो इसमें आ छुपा हुआ है। आधा का और आ, ये दोनों ध्वनियाँ मिला के हमारी क्या बन गई? का बन गई। हमने बोला की, तो इसमें का और छोटी तो क्या बन गया? की बन गई। तो इसी प्रकार से ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहले देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन तो दो व्यंजनों को मिला के जो व्यंजन बना वो संयुक्त व्यंजन हो गया। जैसे शा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा कैसे बना? छा बना का और शा को मिला के। त्रा कैसे बना? ता और रा को मिला के। जा और या को मिला के ज्ञा और शा और रा को मिला के श्रा। इसमें बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो पहले वर्ण हैं, शा में देखिए जो पहला वर्ण है का, त्रा में पहला वर्ण ता, ज्ञा में पहला वर्ण जा और श्रा में पहला वर्ण सा, ये सारे हलंत वर्ण हैं। इन सभी में देखिए हलंत लगा हुआ यानी कि अर्ध वर्ण है। और जो दूसरा वाला वर्ण है ये पूर्ण वर्ण है, ये पूर्ण वर्ण है। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी पेपरों में दे देंगे कि दोनों में हलंत लगा देंगे, पीछे वाले में हलंत लगा देंगे, आगे वाले में हलंत लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा केवल जो पहला वर्ण है इसमें हलंत लगा रहता है और जो पीछे वाला वर्ण है उसमें हलंत नहीं रहेगा। तो क्षा में हलंत वाला का और शा, त्रा में हलंत वाला ता पूर्ण रा, ज्ञा में हलंत वाला जा पूर्ण या और श्रा में हलंत वाला शा और पूर्ण रा। ठीक है, तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी संख्या है? 4 है। इसके बाद आते हैं उच्छिप्त, आगत या द्विगुण व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कह लो, आगत व्यंजन कह लो या फिर द्विगुण व्यंजन कह लो। तो इनकी संख्या होती है 2, एक ड़ा और एक ढा। जब डा और ढा में नीचे हम बिंदी लगा देंगे, नीचे बिंदी लगा दी तो ये हो गया ड़ा और ढा। ये दो कैसी हैं ध्वनियाँ हैं? द्विगुण व्यंजन हैं। पेपरों में पूछा जाए द्विगुण व्यंजन कौन से हैं तो ड़ा और ढा क्या हैं? द्विगुण व्यंजन है। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं या आगत व्यंजन भी बोल देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जो कि इस मूल व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं जो कि 33 हैं। उनमें पहले जो 25 हैं स्पर्श व्यंजन जो कि उच्चारण स्थान में पढ़ाए गए थे। तो पहले जो 5-5 करके वर्ग बने हुए हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये 25 जो व्यंजन हैं इनको बोला गया स्पर्श व्यंजन। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर है अंतस्थ व्यंजन, ये 4 हैं, या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। फिर है ऊष्म व्यंजन, शा, शा, शा और हा। शा, शा, शा और हा, ये क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। इसके बाद आगे देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान जो पढ़ाए थे वो अगर याद होंगे तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखेंगे जो कंठ व्यंजन कौन से होते हैं। कौन से? कंठ व्यंजन। तो जो पूरा का वर्ग है ये कंठ व्यंजन है।
का से कंठ और का से का वर्ग। सूत्र भी आपको याद होगा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तालव्य वाला याद होगा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा। अगर याद ना हो तो वो वाली वीडियो जरूर देखिए जिसमें कि उच्चारण स्थान पढ़ाए गए हैं, उनके सूत्रों को याद करिए, तो इनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कंठ व्यंजन कौन से हो गए, का वर्ग कंठ व्यंजन हो गए। जो चा वर्ग है वो पूरा तालव्य व्यंजन है, टा वर्ग मूर्धा है, और ता वर्ग दंत है, और पा वर्ग ओष्ठ है। अगर याद नहीं होते हैं तो आप बोल के भी देख लीजिए। जब हमने बोला का तो गले से आवाज़ आ रही है, चा तो तालु से। देखिए चा जिह्वा कहाँ टच हो रही है, तालु में स्पर्श हो रही है। फिर बोला टा तो मूर्धा में जिह्वा स्पर्श हो रही है। उसके बाद ता तो जीवा कहाँ हो रही है, दंत में स्पर्श हो रही है। और पा बोलेंगे तो ओष्ठ से पाव का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, अब है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्या है, वा कैसा है, दंतोष्ठ व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद है वत्स्रीय व्यंजन। वत्स्रीय व्यंजन तो इनमें कौन कौन से हैं, जा, जा, ना, रा, ला और सा, ये कैसे हैं, वत्स्रीय व्यंजन। ये हालांकि पूछा नहीं गया है, तो इनको बस देख लीजिए, ज़्यादा इनको याद करने की जरूरत नहीं है ना, अभी तक पेपरों में इनको पूछा गया है। आगे देखते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। याद रखेंगे स्पर्श संघर्षी कितने हैं, 4 हैं, चा, छा, जा और झा। चा वर्ग जो पहले 4 वर्ण हैं वो कैसे हैं, स्पर्श संघर्षी। कैसे हैं, स्पर्श संघर्षी। और उसके बाद संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, शा, सा, सा और हा। उसके बाद ख, ग, ज और फा, जो कि आगत भाषा से हैं, आगत वर्ण हैं। इनको क्या कहते हैं, आगत वर्ण बोलते हैं। जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं या विदेशी भाषाओं से आए हैं, इनकी संख्या विषय में प्रायः मतभेद रहते हैं। तो ये भी कैसे हैं, संघर्षी व्यंजन हैं। इसके बाद देखेंगे नासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो जो नासिका से बोले जाते हैं वो नासिक व्यंजन है। जो नासिका से बोले जाते हैं वो नासिक व्यंजन है। या, इंगा, या, णा, ना और मा, ये 5 कौन से हैं, नासिक व्यंजन हैं, जिनका उच्चारण हम नासिका के माध्यम से करते हैं। तो वो 5 हैं नासिक व्यंजन। सारे पंचम वर्ण क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, जो कि नासिका से बोले जाते हैं। इसके बाद देखिए पार्श्व व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन पेपर में आया भी था कि पार्श्व ध्वनि किस व्यंजन की होती है, तो इसमें केवल एक वर्ण है ला। कौन सा है, ला। अब देखिए ला क्यों है, पार्श्व मतलब क्या होता है, बगल से। जब भी हम ला बोलते हैं तो हवा देखना, जो वायु है वो जिह्वा के अगल बगल से निकल जाती है। जब हमने बोला ला बोल के देखिए तो वायु देखेंगे, महसूस करके देखिए कहाँ से निकल रही है, जिह्वा के अगल बगल से, पार्श्व स्थान से निकल रही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व ध्वनि या फिर पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, तो निश्वास के समय जिह्वा के बगल से निकलने वाली व्यंजन ध्वनि जो जिह्वा के बगल से निकलती है वो कौन सी हो गई, ला हो गई। इसके बाद आया लुंठित स्वर, लुंठित व्यंजन, सॉरी। लुंठित व्यंजन क्या है, तो रा जो है वो लुंठित व्यंजन है, इसकी संख्या 1 है। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, 2 हैं, ड़ा और ढ़ा। ठीक है, लुंठित व्यंजन कितना है, 1 है, जो कि है रा, और उत्क्षिप्त कौन से हैं, ड़ा और ढ़ा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे उत्क्षिप्त व्यंजन के भेद। उत्क्षिप्त व्यंजन के भेद क्या है, कितने हैं, 2 हैं। इसको हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, एक वत्स्य उत्क्षिप्त है और एक मूर्धा उत्क्षिप्त है। तो जो ढ़ा है वो वत्स्य उत्क्षिप्त है और जो ढ़ा है वो मूर्धा उत्क्षिप्त है। आगे देखेंगे स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो पहला देखेंगे अघोष।
अघोष व्यंजन बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ज़्यादातर पूछा जाता है। अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ये चार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद करके रखना है। तो अघोष व्यंजन क्या होते हैं? जब स्वर तंत्रियाँ खुली हों, वायु बिना अवरोध के बाहर निकले, वो कैसे व्यंजन होते हैं? अघोष होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और सारे शा, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। इनको याद कैसे करेंगे? तो अघोष में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? आ, तो ये हो गया पहला वर्ण, क्या है? पहला वर्ण है। उसके बाद घो, घो में देखिए दो मात्रा का समय लगता है। आपको याद हो तो बताया था कि ओ की जो मात्रा होती है वो दो मात्रा होती है, उसमें ओ को उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है। तो पहला हो गया, आ का मतलब पहला वर्ण, ओ की मात्रा यानी कि दूसरा वर्ण, और शा, शा का मतलब हो गया सारे शा, जितने भी शा हैं सारे शा। तो ये क्या हो गए? अघोष हो गए। क्या हो गए? अघोष हो गए। तो इसको याद रखिएगा, आ यानी कि पहला वर्ण, ओ की मात्रा यानी कि दूसरा वर्ण, और शा का मतलब है सारे सा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो एक तो हो गया अघोष व्यंजन, और इसका उल्टा है सघोष व्यंजन। कौन सा? सघोष व्यंजन। तो जो अघोष के बाद रह गए हैं वो सारे सघोष में आ जाएंगे। अघोष में कौन कौन से हो गए थे? अघोष में देखिए पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और सारे सा हो गए थे, एक दो शा शा सा। और इसके अलावा जो भी बचे वो सारे सघोष में आ जाएंगे। इसको घोष बोल दो, सघोष बोल दो, या फिर समघोष बोल दो, सघोष बोल दो, या फिर संवार बोल दो। ठीक है, तो देखेंगे सघोष में कौन कौन से बचे हैं। तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, एक दो हो गए थे अघोष में। अब सघोष में कौन से बचे? तीन, चार और पांचवा वर्ण बचा। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन बचे और हा बचा, है ना। देखेंगे या, रा, ला, वा और हा, शासा सा तो उसमें हो गए थे अघोष में। और सघोष में कौन से आ गए? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या, रा, ला और वा और हा, ये सारे क्या हो गए? सघोष हो गए। अघोष को याद कर लीजिए तो सघोष अपने आप याद हो जाएंगे। अघोष में हमने क्या याद कराया था? पहला वर्ण, आ मतलब पहला वर्ण, ओ की मात्रा यानी कि दूसरा वर्ण, क्योंकि ओ में दो मात्रा का समय लगता है, और सा का मतलब सारे सा, तीनों क्या हो गए? सा हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अघोष हो गया, सघोष हो गया, फिर है अल्प प्राण। कौन सा? अल्प प्राण में देखिए, अल्प प्राण में स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन, सारे सारे अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? जैसे अघोष याद किया था ऐसे अल्पप्राण याद करेंगे। तो आ का मतलब पहला वर्ण, ठीक है, आ का मतलब क्या हो गया? पहला वर्ण हो गया। अब देखिए ये जो ला लिखा है, हमने ला लिखा, इसको और पूरा कर दो तो ये क्या बन गया? तीन जैसा बन गया ना। ला कैसा बन गया? तीन जैसा बन गया। तो पहला वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण हो गया, और पा, पा का मतलब पांचवा वर्ण हो गया। ठीक है, तो आ का मतलब पहला वर्ण, ला का मतलब तीसरा वर्ण, और पा का मतलब पांचवा वर्ण। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये हो गए। और इसके बाद आ का मतलब अंतस्थ व्यंजन, आ से क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन भी हो गया। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला और वा, ये भी क्या हो गए? अल्पप्राण में आ गए। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, ये क्या हो गए? अल्पप्राण के हो गए। और इसके अलावा जो भी बचे वो सब क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। देखेंगे महाप्राण में
स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण बचा था, तो ये सारे महाप्राण हो गए, और ऊष्म व्यंजन बचे तो ये भी क्या हो गए, महाप्राण हो गए। ऊष्म व्यंजन भी क्या हो गए, महाप्राण हो गए, क्योंकि अंतस्थ सारे अल्पप्राण में चले गए थे। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्पप्राण में चला गया, तो दूसरा चौथा बचा ये महाप्राण हो गया, और ऊष्म व्यंजन भी क्या हो गया, ये भी महाप्राण हो गया। ठीक है। अब एक और है कि अंतस्थ व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर भी बोल देते हैं। ये हमने जब संस्कृत की क्लास ली थी उसमें बताया भी था, ये स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित हैं, जिनसे दोनों के उच्चारण इसमें मिक्स हो गए हैं। ना ये पूर्ण रूप से स्वर है, ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, तो इन्हें अर्ध स्वर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अर्ध और स्वर, यानी कि आधे स्वर। ठीक है। तो व्यंजन के इतने प्रकार थे, और ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है। ठीक है। तो आज के लिए व्यंजनों में बस इतना ही। इसको एक बार फिर से देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। खासकर अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये चार तो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। और उसके बाद उच्चारण स्थान जो कि हमने आपको बताए थे, उनके सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। एक बार आपको सूत्र याद हो गए तो फिर उच्चारण स्थान में आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। सीधा आपको सूत्र याद करना है, और जितने भी वर्ण हैं उच्चारण के सारे सूत्रों में आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो आप इंतज़ार करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक शेयर करिए, ताकि आने वाले पेपरों में वो लोग अच्छे से तैयार हो पाएँ। धन्यवाद।